नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग हो रही है और इस टारगेट किलिंग में अब तो बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। लेकिन वहां जो राजनीतिक दल हैं वो भड़काने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक भी बयान टारगेट किलिंग पर नहीं देंगे, उसके लिए हल नहीं बताएंगे, लेकिन वो जरूर वहां से सुरक्षा बलों को हटाने की बात कर रहे हैं, जबकि आज भी टारगेट किलिंग जारी है। और तो और आतंकवादी संगठनों ने यह घोषणा कर दी है कि प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के द्वारा जिन लोगों को, जिन हिंदुओं को जम्मू कश्मीर में नौकरी दी गई है, उनको एक एक करके मारा जाएगा। मामला गंभीर है। उन लोगों की रक्षा कैसे होगी, इसको लेकर सरकार चिंतित है। और वो लोग पिछले कई महीने से जम्मू में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको अगर वो ड्यूटी पे जाते हैं तो मरने का खतरा, और अगर नहीं जाते हैं तो पेट भरने का खतरा। लेकिन इस बीच महबूबा मुफ्ती उन्होंने बयान दिया और उन्होंने बाकायदा ये बयान देते हुए कह दिया कि यहां धारा 370 हटने के बाद जो केंद्र की सरकार है उसने हमसे हमारा संविधान छीन लिया। वो कहती है हमारा ध्वज छीन लिया गया और यहां पर 35 से हटाकर हमारा अधिकार छीन लिया गया। और वो ये कह रहे हैं कि अब जो है ये मोदी सरकार तिरंगा हटाकर भगवा ध्वज इस देश का करने वाली है और संविधान को बदलने वाली है। महबूबा मुफ्ती का ये बयान कोई पहली बार नहीं है कि जब उन्होंने इस तरह के भड़काने वाली बात की हो। सवाल तो यह है कि धारा 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती ये बयान दे रही थी कि यहां तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, लेकिन उनके इस भाषण का या इस चुनौती का कोई असर कश्मीर में नहीं दिखा और तिरंगा उठा भी, तिरंगा लगा भी और तिरंगे अब कश्मीर के अंदर लहरा भी रहे हैं। ये बात अलग है कि महबूबा मुफ्ती जैसी नेता अभी भी वहां लोगों को भड़काकर सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र करने के से बाज नहीं आती, और इसीलिए उन्होंने इस तरह की बात की है। अब तिरंगे को हटाने की बात कहां से लेकर आ गई, या संविधान को बदलने की बात उनको कहां से पता लगी, इस पर कोई जवाब वो पत्रकारों को नहीं देती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मोदी सरकार अब इस देश का संविधान बदल देंगे और अब इस देश के तिरंगे को बदल। और तो और उनको ऑब्जेक्शन क्या है, वो कहती हैं कि यहां जो सशस्त्र बल हैं इनको हटाया जाए। कोई पूछे महबूबा मुफ्ती से, आपको जो सशस्त्र बल हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल जो वहां नियुक्त हैं, इनके लगे रहने से, इनकी ड्यूटी करने से आपको दिक्कत क्या है? अगर ये ड्यूटी से हटा लिया जाए तो क्या जम्मू और कश्मीर की पुलिस इस योग्य है कि वहां जो नागरिक हैं, बचे कुचे कुछ हिंदू हैं, उनकी रक्षा कर पाएगी? आतंकवादियों को ट्रेस करके मार पाएगी? अगर ऐसा कर पाती तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की जरूरत ही क्या थी? ये जितने भी आतंकवादी मारे जा रहे हैं, पिछले एक साल में 250 से अधिक जो खूंखार आतंकवादियों को मारा है, J&K की पुलिस साथ में थी, लेकिन ऑपरेशन में फ्रंट पर अगर कोई रहता है तो वो केंद्रीय सुरक्षा बल रहते हैं, जान हथेली पर लेकर लोगों की रक्षा करते हैं, आतंकवादियों को मार गिराते हैं। महबूबा मुफ्ती को ये पसंद नहीं आ रहा। और तो और वहां जो केंद्रीय सुरक्षा बलों को एक विशेष अधिकार दिया गया है एक नियम के तहत, अफसपा, वो जो कानून है AFSPA, ये है स्पेशल आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, ये कोई मोदी जी ने नहीं बनाया, ये कश्मीर के अंदर 1990 से लागू है और ये देश के कई और राज्यों में भी लागू है। ये इसलिए लागू है कि जिन राज्यों में भी अशांति है और पुलिस के कंट्रोल से स्थिति बाहर है, कहीं आतंकवाद है, इसके कारण से आर्म फोर्स को स्पेशल अधिकार दिए गए हैं कि वो किसी भी घर में कभी भी तलाशी ले सकती है, लोगों से उनकी आइडेंटिटी पूछ सकती है और कोई भी ऑपरेशन कर सकती है। ये अधिकार अगर उनके पास नहीं होगा तो लोकल पुलिस को पहले बुलाएंगे, लोकल पुलिस को बुलाएं, फिर आप कहें आइडेंटिटी प्रस्तुत करें, और लोकल पुलिस पहले ही बदमाशों को या आतंकवादियों को इन्फॉर्म कर देती है। ऐसा देखा गया था 1990 के पहले। प्रशासन और शासन के लोग, पुलिस के लोग
आतंकवादियों से कैसा गठजोड़ चल रहा था, यह हमने 1990 के दशक में देखा है। जो कश्मीर ने देखा कि कश्मीरी पंडितों को विस्थापित हुआ ना होना पड़ा, उनको मार दिया गया और पुलिस सुरक्षा नहीं करती थी। ये इसके कारण से कानून में परिवर्तन किया गया। इस समय कश्मीर में जो जरूरत है, वो जरूरत इस टारगेट किलिंग को देखते हुए ये पड़ रही है कि हिंदुओं को हथियार दिए जाएं, उनको ट्रेनिंग दी जाए। और पूर्व डीजीपी ये कह रहे हैं कि यदि आज की समस्या से निदान पाना है तो वो बोलते हैं कि हमने पहले भी ये काम किया था कि गांव-गांव में समितियां बनाई गई थी। जब अडवाणी जी केंद्र में गृह मंत्री थे, उस समय ये काम किए गए थे कि यहां ग्राम समितियां बनाई गई थी और इन ग्राम समितियों को ये पावर दी गई थी। यहां जो है विलेज डिफेंस कमेटी, वीडीसी, इन कमेटियों का गठन किया गया था और हर गांव में इन लोगों को हथियार दिए गए थे और वायरलेस मुहैया कराई गई थी जहां जरूरत पड़ी थी। और ये केंद्रीय सुरक्षा बलों के और पुलिस के साथ मिलकर के आतंकवादियों का मुकाबला करते थे। ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली कि जब आतंकवादी गांव में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो ये जो वीडीसी थी, ये जो विलेज डिफेंस कमेटियां थी, इन्होंने उन आतंकवादियों का मुकाबला किया है। फिर से इन कमेटियों को एक्टिव करने की आवश्यकता है और इस बार आवश्यकता यह है कि जो हिंदू हैं उन सबको सरकार की तरफ से हथियार दिए जाएं, उनकी कमेटी गठन की जाए, वो अपनी रक्षा खुद भी कर सकें, इसके प्रबंध किए जाएं और इसकी आवश्यकता है। लेकिन यहां हम देखें कि महबूबा मुफ्ती उल्टा बोल रही हैं। वो कह रही है कि जो सुरक्षा बल लगे हुए हैं यहां पर केंद्रीय, उनको भी हटाओ। यहां पे वो कहती हैं कि जो आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, इसको भी हटाओ। तो महबूबा मुफ्ती आखिरकार चाहती क्या है? उनकी मंशा आप समझ लीजिए। वो चाहती हैं कि ये स्पेशल एक्ट हट जाए तो जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो किसी भी घर में तलाशी लेने के लिए ना जा सकें, कोई ऑपरेशन स्वतंत्र रूप से ना कर पाए और वो जम्मू और कश्मीर की पुलिस पर निर्भर हो जाएं, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर हो जाएं। और इसके कारण से वहां जो हिंदुओं को वापसी उनके घर में कराने का केंद्र का सपना है या जो योजना है, वो धरी की धरी रह जाए। ये नहीं चाहती कि कोई भी हिंदू कश्मीर में अपने घर वापसी करे और इसीलिए ऐसी बात बोलना जिससे उन हिंदुओं की जान पर बना है। अब आप देखिए आज की डेट में जो वहां आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तैयबा और टीआरएफ, इन्होंने बाकायदा एक लिस्ट जारी की है कि प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत जो नौकरी पर लगाए गए हैं, हम नाम हमारे पास हैं, हम इनको एक एक को चुनकर मारेंगे। इस लिस्ट को देखकर प्रशासन हैप में रह गया क्योंकि ये सरकारी लिस्ट थी, सरकारी विभाग के पास थी और सवाल ये उठ रहा था कि ये आतंकवादियों तक कैसे पहुंची है। एक सरकारी दस्तावेज है और वो आतंकवादियों के हाथ में है। इसका मतलब कहीं तो सरकारी फाइलों को देखने वाला, रखरखाव करने वाला व्यक्ति आतंकवादियों से मिला हुआ है। प्रशासनिक व्यक्ति अगर नहीं मिला हुआ होता या पुलिस का कोई व्यक्ति नहीं मिला हुआ होता, क्योंकि पुलिस के पास ये सूची है बड़े अधिकारियों के पास, तो कहीं ना कहीं मिलीभगत सामने आ रही है। लेकिन ऐसे में महबूबा मुफ्ती तिरंगे पर ले जा रही है और कहीं भगवे ध्वज की बात कर रही है, कहीं वो विशेष कानून को हटाने की बात कर रही है, कहीं वो केंद्रीय सुरक्षा बलों को हटाने की बात कर रही है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलती कि जो हिंदुओं को टारगेट किलिंग की जा रही है, इसको कश्मीर के लोग ऐसा ना होने दें। और इसके लिए उनके दिमाग में क्या है, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री रह चुकी है, लेकिन इनको केवल सत्ता चाहिए और अब लग रहा है कि सत्ता नहीं मिलेगी तो इस तरह के बयान देकर आतंकवादियों के रहनुमा बन जाओ, सिद्ध करो अपने आप को कि हम आप ही के साथ हैं, आप ही की विचारधारा के साथ हैं। तो मेरे ख्याल में, ये मेरा ख्याल है कि हो सकता है कुछ वहां से फंडिंग मिल रही हो, कुछ इनको मदद मिल रही हो, या हो सकता है किसी ने कहा हो कि जब कश्मीर के चुनाव होंगे तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, इसके कारण से इस तरह का बयान दे रहे हैं। ऐसे हालात में कश्मीर का चुनाव, क्या वो चुनाव माना जाएगा? जब तक वहां कोई हिंदू रह नहीं रहा, और जो मुस्लिम हैं उनसे भी मेरी बात जब कश्मीर में हुई है, उनके अंदर अभी तक वो भाव नहीं है। वो कहते हैं साहब विकास तो यहां हुआ ही नहीं, नौकरी तो यहां है ही नहीं, तो हम तो अपने आप में आजाद ठीक हैं या तो ऐसे ही ठीक हैं।
ऐसे माहौल में जब वहां अभी तक पूरा आतंकवाद खत्म नहीं हुआ और बल्कि जम्मू रीजन में अब ट्रांसफर हो गया है, पहले ये कश्मीर रीजन में था लेकिन अब यह आतंकवाद जम्मू रीजन में आ गया है, और इसके पीछे जो पूर्व गुप्तचर अधिकारी हैं या सुरक्षा बलों में काम कर चुके हैं वो अधिकारी ये कहते हैं कि ये असली में खेल क्या है कि जब चुनाव विधानसभा का आना है उसके पहले ये आतंकवादी संगठन चाहते हैं कि हम ये सिद्ध करें कि पूरा कश्मीर और जम्मू दोनों रीजन में अभी भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, और इसलिए वो जम्मू रीजन में घटना कर रहे हैं, जम्मू रीजन में भी हिंदुओं को मार रहे हैं, वहां भी ग्रेनेड से हमला हो रहा है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि सुरक्षा बल भी दो जगह डिप्यूट हो जाएं, वितरित हो जाएं। अभी तक कश्मीर पर केवल फोकस था, अब वो जम्मू रीजन पे भी जब ध्यान फोकस होगा तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, और जब फोर्स आपकी जम्मू में लग जाएगी और आप सोचेंगे कश्मीर तो अब लगभग शांत हो गया है, तो ये कश्मीर में फिर से अपने मॉड्यूल को एक्टिव करेंगे। यही इनके षड्यंत्र का हिस्सा है। इसलिए अब लोकल लोगों की मदद से इन आतंकवादियों का मुकाबला करने का समय आ गया है। केंद्र सरकार को चाहिए कि जब गृह मंत्री अडवाणी जी थे उस समय के अनुसार, उस समय के हिसाब से जैसे कमेटियों का गठन हुआ था, हिंदुओं को एक जगह बसाया जाए और इनकी कमेटियों का गठन किया जाए, और प्रधानमंत्री पैकेज पर जिनको नौकरियां दी गई हैं उनको आप अब जम्मू में भी सुरक्षित रख नहीं पाएंगे, ऐसा तो अब लिस्ट से लग रहा है। तो इसलिए आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, वरना तो टारगेट किलिंग अब जम्मू रीजन में भी जब शुरू हो गई है, ये चिंता का विषय है। कैसे इससे पार पाया जाए, ये केंद्र सरकार इसका उपाय खोजे, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हिंदू परिवार ऐसी स्थिति में हैं कि उनको पेट भरना भी कैसे है वो भी लाले पड़े हुए हैं। ना नौकरी छोड़ सकते हैं, ना नौकरी कोई दूसरी कर सकते हैं। इस आश में है कि आज नहीं तो कल मोदी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वंदे मातरम।